नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वह है पर्यावरण की राजनीति के बारे में बताइए और इसका विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। पर्यावरण एक व्यापक विचारधारा और सामाजिक आंदोलन है जो पर्यावरण संरक्षण और उसके स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है। यह प्राकृतिक दुनिया के साथ मानव संबंधों की आलोचनात्मक जांच करता है और संसाधनों के सतत प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता के संरक्षण की वकालत करता है। पर्यावरणवाद का अपना एक राजनीतिक आयाम भी है जो सत्ता, संसाधनों और विकास के मॉडल से जुड़ा है और इसका विकासशील समाजों पर गहरा और अक्सर जटिल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब हम पर्यावरण की राजनीति के बारे में लिख लेते हैं। पर्यावरण की राजनीति कई स्तरों पर काम करती है। पहला पॉइंट है ज्ञान और शक्ति। पर्यावरण संबंधी समस्याओं की पहचान और उनके समाधान अक्सर वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होते हैं, लेकिन इस ज्ञान का निर्माण कौन करता है, कौन इसे मान्य करता है और कौन इसका उपयोग नीतियों को आकार देने के लिए करता है, इसमें शक्ति संबंध निहित होते हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर विकसित देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े और मॉडल विकासशील देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों और वर्तमान विकास आवश्यकताओं को कैसे चित्रित करते हैं, यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है संसाधन नियंत्रण और न्याय। पर्यावरणवाद अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, उपयोग और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरण न्याय की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण का बोझ अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों और विकासशील देशों पर असंगत रूप से पड़ता है, जबकि लाभ विकसित देशों और धनी वर्गों को मिलता है। इसमें पानी, भूमि, वन और खनिज जैसे संसाधनों पर किसका नियंत्रण है और उनके उपयोग के पर्यावरणीय परिणाम किसे भुगतने पड़ते हैं जैसे प्रश्न शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है विकास मॉडल पर बहस। पर्यावरणवाद ने पारंपरिक आर्थिक विकास मॉडल जो अक्सर प्रकृति के अंधाधुंध दोहन पर आधारित होते हैं, इस पर सवाल उठाया है। यह सतत विकास जैसे वैकल्पिक मॉडलों की वकालत करता है जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यह बहस अक्सर इस बात पर केंद्रित होती है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। अगला पॉइंट है वैश्विक शासन और सहयोग। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि जैसी कई पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक प्रकृति की हैं, जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे पेरिस समझौता वैश्विक पर्यावरण राजनीति के महत्वपूर्ण मंच हैं। इन मंचों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच अधिकारों, जिम्मेदारियों और वित्त पोषण को लेकर अक्सर तनाव देखा जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक आंदोलन और सक्रियता। पर्यावरणवाद एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें नागरिक समाज संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोग शामिल होते हैं। ये समूह पर्यावरणीय अन्याय के खिलाफ, विनाशकारी परियोजनाओं के खिलाफ और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से विरोध और वकालत करते हैं। भारत में चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम विकासशील समाजों पर पर्यावरण का जो प्रभाव है उसके बारे में देख लेते हैं। विकासशील समाजों पर पर्यावरण का प्रभाव बहुआयामी और अक्सर विरोधाभासी रहा है। दोस्तों, इसके सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जागरूकता में वृद्धि। पर्यावरणवाद ने विकासशील देशों में पर्यावरणीय मुद्दों जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। इसने सरकारों को और नागरिकों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। अगला पॉइंट है नीतियों और कानूनों का निर्माण। वैश्विक पर्यावरण आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के दबाव के चलते कई विकासशील देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां, कानून और नियामक ढांचे बनाए हैं। उदाहरण के लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम इत्यादि। अगला पॉइंट है सतत विकास की ओर प्रेरणा। पर्यावरणवाद ने विकासशील देशों को एक ऐसे विकास मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है जो पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती और इको टूरिज्म जैसी पहलें इसका परिणाम है। अगला पॉइंट है स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। कई पर्यावरण आंदोलन स्थानीय समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने और पर्यावरणीय अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त करते हैं। यह हाशिए के समुदायों को अपनी आवाज उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का अवसर देता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच। जलवायु वित्त और हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे तंत्र विकसित देशों को विकासशील देशों में पर्यावरणीय पहल के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि इसकी पर्याप्तता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें नकारात्मक और
आलोचनात्मक प्रभाव पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विकास बनाम पर्यावरण दुविधा। विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। पर्यावरणवाद की मांगे जैसा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करना या औद्योगिकरण को सीमित करना अक्सर इन देशों के विकास लक्ष्यों के साथ टकराती है। उन्हें अक्सर विकास या पर्यावरण के बीच चुनाव करने पर मजबूर किया जाता है, जबकि विकसित देश ऐतिहासिक रूप से बड़े पैमाने पर प्रदूषण करके ही समृद्ध हुए हैं। अगला पॉइंट है नव उपनिवेशवाद का आरोप। कुछ आलोचक पर्यावरणवाद, विशेष रूप से पश्चिमी नेतृत्व वाले पर्यावरणवाद को नव उपनिवेशवाद के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि विकसित देश विकासशील देशों पर कठोर पर्यावरणीय मानदंड थोपते हैं, जिससे उनकी औद्योगिक वृद्धि बाधित होती है, जबकि स्वयं वे अपनी ऐतिहासिक पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से बचते रहते हैं। साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का सिद्धांत इस चिंता को संबोधित करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है गरीबी पर प्रभाव। पर्यावरणीय संरक्षण के उपाय जैसे कि वन उत्पादों पर प्रतिबंध या कुछ कृषि पद्धतियों में बदलाव अक्सर सीधे गरीब और ग्रामीण समुदायों को आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए वन आधारित समुदायों के लिए लकड़ी या वनोपज का संग्रह उनके जीवन का आधार हो सकता है। अगला पॉइंट है संसाधनों तक पहुंच का प्रतिबंध। संरक्षण क्षेत्रों या राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण से अक्सर स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक संसाधनों जैसे कृषि भूमि, चरागाह या वन तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है, जिससे विस्थापन और संघर्ष पैदा होते हैं। अगला पॉइंट है लागत और वित्तपोषण का बोझ। हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना, प्रदूषण नियंत्रित उपाय लागू करना और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को वित्त पोषित करना विकासशील देशों के लिए महंगा हो सकता है। विकसित देशों द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कमी अक्सर इन देशों के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल बना देती है। अगला पॉइंट है प्रमाणीकरण और व्यापारिक बाधाएं। कुछ पर्यावरणीय मानक और प्रमाणन विकसित देशों द्वारा लगाए जाते हैं, जो विकासशील देशों से निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार बाधाएं उत्पन्न करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है असंतुलित प्राथमिकताएं। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा अक्सर उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है जो विकसित देशों के लिए अधिक प्रासंगिक हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन, जबकि विकासशील देशों की तात्कालिक पर्यावरणीय चिंताओं जैसे स्वच्छता, पेयजल, स्थानीय प्रदूषण को कम प्राथमिकता मिलती है। दोस्तों अब हम इसमें इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। पर्यावरणवाद की राजनीति एक जटिल और बहुस्तरीय क्षेत्र है, जिसमें वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर शक्ति संबंध, आर्थिक हित और नैतिक प्रश्न शामिल हैं। विकासशील समाजों के लिए पर्यावरणवाद एक दोहरी तलवार है। एक ओर यह उन्हें अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने, सतत विकास की दिशा में बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। दूसरी ओर यह अक्सर उनके विकास के प्रयासों में बाधा डाल सकता है, गरीबी बढ़ा सकता है और उन्हें नव उपनिवेशवादी नीतियों के अधीन कर सकता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक। पर्यावरण की राजनीति से आप क्या समझते हैं और विकासशील देशों के ऊपर इसके पड़ने वाले प्रभावों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।